मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का 2011 का बी सेट पेपर लेकर के उपस्थित हुए हैं। हम आप लोगों को समझाएंगे, दिखाएंगे, आप लोग इसको समझेंगे तो आप परीक्षा में जब बैठेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसमें 125 प्रश्न रहते हैं और एक एक प्रश्न के 4 ऑप्शन रहते हैं। चारों ऑप्शन लगभग मिलते जुलते रहते हैं। अगर हम कंफर्म अपनी तैयारी नहीं किए रहते हैं तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। तो इस पेपर के माध्यम से आप लोग जितना अभ्यास करेंगे आप लोगों के लिए बहुत ही उचित रहेगा। ठीक है, चलिए एक एक करके हम आपको समझाते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। इसमें देखिए प्रश्न जो है गलत प्रिंट हुआ है। संस्मरण को लिखा गया है संस्मरण, लेकिन इसको ध्यान दीजिए ये है संस्मरण। अक्सर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 6 से लेकर के 8 प्रश्न तक गलत दे दिया जाता है। कभी ऑप्शन 2 दे दिया जाता है तो कभी प्रश्न प्रिंट गलत हो जाता है। तो इसका आप लोग ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सही हो जाए तो सही रहेगा, क्योंकि ये 8-6 क्वेश्चन जो है बहुत परेशान करता है परीक्षार्थी को। तो यहाँ है संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। ऑप्शन ए है विष्णु प्रभाकर, बी है सत्यवती मल्लिका, सी है देवेंद्र सत्यार्थी और डी है शिवपूजन सहाय। तो चलिए अब देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है बी सत्यवती मल्लिका। अमिट रेखाएं के संस्मरण कर्ता कौन है? सत्यवती मल्लिका। चलिए अब प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? ध्यान देंगे कौन पूछा गया प्रश्न, कौन सा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। ऑप्शन है ए अतीत के चलचित्र, बी है पथ के साथी, सी है स्मिथ की रेखाएं और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं अब सही क्या है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। अब हम आंसर बता रहे हैं। यहाँ भी प्रश्न गलत पूछा गया है क्योंकि ये तीनों सही है। ए बी सी जो पथ के साथी और स्मिथ की रेखाएं हैं और है अतीत के चलचित्र, ये तीनों जो है संस्मरण है। तो ये तीनों सही है, इसलिए प्रश्न जो है गलत पूछा गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है। ए ऑप्शन है अनुमोदन का अंत, बी ऑप्शन है इधर उधर की बातें, सी ऑप्शन है सभा की सभ्यता, डी ऑप्शन है विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। चलिए अब देखते हैं सही प्रश्न कौन सा है। इसमें पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है, तो इसमें इधर उधर की बातें महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है, बल्कि इधर उधर की बातें राम कुमार खेमान का संस्मरण है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। 29 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन ए है तरुण के स्वप्न, बी है परिव्राजक की प्रजा, सी है कुछ आप बीती कुछ जग बीती और डी है आत्मनिरीक्षण। तो यहाँ ऑप्शन जो है सही है ए तरुण के स्वप्न। अब हम प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। रस की संख्या 8 किसने मानी है? देखिए रस की मुख्य संख्या तो 9 है, बाद में 2 और हो गया, 11 हुआ, लेकिन यहाँ ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि 8 रस की संख्या 8 किसने मानी है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, देखिए समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर बताएंगे। ऑप्शन ए है मम्मट, बी है विश्वनाथ, सी है भरत मुनि और डी है अभिनव गुप्त। तो चलिए अब तो समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं आप लोगों को। इसमें ऑप्शन सही है भरत मुनि, सी ऑप्शन जो है भरत मुनि सही है। भरत मुनि जी ने ही 8 रस को माना है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है ए 10, बी 9, सी 33 और डी 25। तो देखिए आपके समझ में आता है तो ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है। संचारी भावों को कभी कभी व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि व्याभिचारी भावों की संख्या पूछी जाएगी तो भी हम 33 बताएंगे, और संचारी भावों की संख्या पूछी जाएगी तो भी हम 33 ही जानेंगे, क्योंकि चाहे व्याभिचारी नाम से जाने चाहे
संचारी भाव के नाम से जाने। अब चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? यहाँ ऑप्शन ए है ओज, बी है प्रसाद, सी है माधुर्य और डी है ये सभी। चलिए तब देखते हैं अब आंसर जो है ए ऑप्शन सही है, वीर रस में ओज गुण प्रधान होता है। अब प्रश्न नंबर हम 33 देखते हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परिछाई। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ ऑप्शन ए दिया है हास, बी दिया है करुण, सी दिया है शांत और डी दिया है श्रृंगार रस। तो समझ में बात आ गई होगी। चलिए अब हम आंसर बताते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, श्रृंगार रस। अब हम प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ भी रस ही पूछा गया है। अब ऑप्शन ए देखते हैं श्रृंगार, बी करुण, सी हास्य और डी वीर। तो यहाँ भी ऑप्शन ए सही है, श्रृंगार रस सही है। अब हम प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ए ऑप्शन है 11, बी है 12, सी है 16 और डी है 18। तो हम जान लेते हैं सही ऑप्शन क्या है। यहाँ ऑप्शन सी सही है, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। ये 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इतना आप लोग जानिए। ठीक है, ये सब मात्रिक छंद है। अब हम आगे प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि दोहा छंद का विपरीत छंद कौन सा छंद है। यहाँ ऑप्शन दिया है ए सोठा, बी दोहा, सी चौपाई और डी कुंडलिया। शायद आपको पता होगा तो अच्छी बात है। फिर यहाँ हम जान लेते हैं कि दोहा का ठीक विपरीत छंद जो होता है वो सोठा होता है। तो इसलिए यहाँ ए ऑप्शन सही है, सोठा छंद है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? ए ऑप्शन है यमक, बी है श्लेष, सी है अनुप्रास, डी है उत्प्रेक्षा। तो यहाँ जो है ऑप्शन सी सही है, अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण भी बता दे रहे हैं आप लोग को। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाया। यहाँ त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। तो यहाँ ये ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं 38 नंबर देख लेते हैं। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति में कौन सा अलंकार है? यहाँ ऑप्शन दिया है ए विरोधाभास, बी असंगत, सी विभावना, डी निदर्शना। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, यहाँ असंगत अलंकार होगा। ठीक है, अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीत कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? ए ऑप्शन है रस, बी है अलंकार का, सी है ध्वनि का और डी है इनमें से कोई का नहीं। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, अलंकार का। अब हम प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्त के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? ए ऑप्शन है केशवदास, बी है भिखारी दास, सी है देव कवि और डी है चिंतामणि। तो यहाँ ऑप्शन सही है देव कवि, ऑप्शन सी सही है देव कवि। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बार बार पूछा जाता है, इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है। को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? यहाँ ऑप्शन दिया है ये शाब्दी व्यंजना, बी है आर्थी व्यंजना और सी है रस व्यंजना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन सही है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये अलंकार है। अब हम प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है?
ए ऑप्शन है व्यंजना, बी है लक्षणा, सी है अभिधा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम जानते हैं कि ऑप्शन जो है सी सही है, अभिधा, क्योंकि शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति है, इसलिए यहाँ सी ऑप्शन सही है, अभिधा शक्ति। अब हम प्रश्न नंबर 43 देख लेते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। यहाँ भी ऑप्शन 4 है। ए है वैदिक संस्कृत, बी है लौकिक संस्कृत, सी है सौरसेनी अपभ्रंश और डी है प्राकृत अपभ्रंश। तो यहाँ हम जान लेते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से। संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी भी कहा जाता है। ये भी जान लीजिए कि अगर ऐसे प्रश्न थोड़ा बदल करके पूछा जाए कि हिंदी भाषा की जननी कौन है, तो हम जानते रहेंगे कि हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हम 44 देख लेते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? यहाँ भी 4 ऑप्शन है। ए है हेमचंद, बी है स्वयंभू, सी है रामचंद्र और डी है सोमप्रभ सूरि। तो अब हम जान लेते हैं अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे। वो थे स्वयंभू। ऑप्शन बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। यहाँ भी ऑप्शन ए है 11, बी है 12, सी है 13, 14, डी है 14। तो सही ऑप्शन हम जान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है कि 11 स्वर होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हम 46 देखते हैं। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ध्यान देंगे कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। ए ऑप्शन है ब्रजभाषा, बी है बघेली, सी है कन्नौजी, डी है बुंदेली। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, बघेली, क्योंकि बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी भाषा है। ठीक है, पूर्वी हिंदी भाषा की बोली बघेली है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी भाषा की बोली है। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है सही है। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? ए है ऑप्शन मारवाड़ी, बी है बुंदेली, सी है मेवाती और डी है मालवी। तो ऑप्शन बी सही है कि बुंदेली नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। यहाँ भी 4 ऑप्शन है। ए है राष्ट्रीय भाषा, बी राजभाषा, सी बोली और डी उपभाषा। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, बोली। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 49 को देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? यहाँ ऑप्शन ये है बाघड़, बी है अर्धमागधी, सी है खस, डी है मागधी। तो ऑप्शन यहाँ बी सही होगा, अर्धमागधी से हुआ है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? यहाँ भी 4 ऑप्शन है। ए है कड़वक, बी है पद्धर, सी है रास, डी है इहा। तो यहाँ अपभ्रंश वो कड़वक है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा।